नमस्कार। दृश्य एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हमारा नया सीजीपीएससी प्री का टारगेट बैच है, जुनून 2023। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज हम जुलाई महीने के पहले हफ्ते का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स। जो नवीनीकृत ऊर्जा विभाग है, नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग है, उसने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक ये चली थी। 3 दिवसीय सम्मेलन था। इसमें ये कोशिश की गई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन भारत बढ़ाए ताकि 2070 तक जो हमारा लक्ष्य है नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट का, उसे हासिल किया जा सके। गुरुग्राम में ही एक शिखर सम्मेलन हुआ है जिसका समापन किया गया। यहाँ मुख्य बिंदु ये रहे कि जो मशाल थी एक ट्रेडिशन के तौर पे, जब एक जगह का सम्मेलन खत्म होता है और जब उसे दूसरी जगह शुरू किया जाना होता है तो जो अगला अध्यक्ष होता है उसे एक मशाल दी जाती है। इस बार ये मशाल ब्राज़ील को दी गई है क्योंकि 2024 का जो स्टार्टअप 20 पहल है वो ब्राज़ील में होना है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब $1 ट्रिलियन स्टार्टअप्स के लिए हर साल इन्वेस्ट करने वाला है 2030 तक। इस बैठक में ये कोशिश की गई कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सके ग्लोबली, पूरे विश्व में, जहाँ पे स्टार्टअप आराम से ग्रो कर सकें, बेहतर तरीके से काम कर सकें, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। यहाँ पे ये बात पे भी सहमति बनाई गई कि जो ज्ञान है उसे साझा किया जाएगा, जो इनोवेशंस हैं उन्हें भी साझा किया जाएगा और जो सहयोग है उसे बढ़ाया जाएगा, सिर्फ देश के अंदर नहीं, देशों के बीच भी। इसी सहयोग का एक उदाहरण है भारत और जापान का समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2023। ये इसकी 11वीं श्रृंखला थी। 2012 में पहली बार भारत और जापान ने एक साथ समुद्री अभ्यास किया था। नेवीज का अभ्यास होता है ये। इस संस्करण में 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में इसे आयोजित किया गया और जापानी नौसेना यहाँ पे आके हमारे नौसैनिकों के साथ अभ्यास करें। नौसेना का एक और अभ्यास हुआ है जिसमें यूएस की जो नेवी है वो शामिल हुई थी। ये अभ्यास कोची में हुआ है और इसमें दोनों नौसेनाओं ने जो बचाव और विस्फोटक आयुध से निपटना होता है, मतलब जो ईओडी होते हैं, उससे समुद्र में जो निपटने का तरीका होता है उसे साझा किया, उसकी प्रैक्टिस की, एक दूसरे के तरीकों को समझा। 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोची में इसे आयोजित किया गया था। इसका नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नाम था सेल्वेक्स। सेल्वेक्स नाम से ये अभ्यास किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो हमारे अग्निशमन दस्ते के लोग होते हैं उनके आधुनिकरण के, मतलब इक्विपमेंट के, यूनिफॉर्म के, ट्रेनिंग के, हर तरीके के आधुनिकरण की घोषणा की थी 13 जून को, जिसे अभी 5 जुलाई को लागू कर दिया गया है। 5,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए जाने हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था शून्य मृत्यु और मिनिमम यानी कि न्यूनतम नुकसान संपत्ति का, इसे हासिल करना। शून्य मृत्यु दोनों के लिए ही है, मतलब जो हमारे सैन्य ये होते हैं अग्निशमन के कर्मचारी होते हैं उनकी भी, और जहाँ पे आग लगती है या कोई आपदा होती है उन जनता की भी। जांजिबार तंजानिया में आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खोलने के लिए आपसी सहमति पे हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आईआईटी या
किसी भी भारतीय संस्था का पहला ऐसा कैंपस है जो देश से बाहर विदेश में खोला जा रहा है। जाम्बिया एक साउथ अफ्रीकन तंजानिया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। इसके अलावा एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने 2023 के लिए समय पे भुगतान का जेम पुरस्कार जीता है। जेम पुरस्कार इम्पोर्टेंट होते हैं, पहले भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 2022-23 के लिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जेम पुरस्कार जीता है समय पे भुगतान की श्रेणी में। इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाया गया। इसमें इंटरनेट को सस्ती दरों पे, यानी करीब करीब 10 रुपये प्रति जीबी की कम दर पे देने की जो भारत सरकार की कोशिश थी, कंपनीज को जो सब ऑफर्स दिए जाते थे उसके हिसाब से 10 रुपये प्रति जीबी 5G डेटा भारत के 2.7 लाख से अधिक गांवों में पहुंचाया गया है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जो दूर दराज के क्षेत्र थे, जो कम व्यावसायिक रूप से उतने डेवलप नहीं थे, उन क्षेत्रों में भी नागरिकों को किफ़ायती दर पे उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट मिल रहा है, जिससे उनकी मेन स्ट्रीम में जुड़ने की संभावना बढ़ जा रही है। तब इंटरनेट से वो नए नए स्किल सीख के अपने रोज़गार के भी अवसर तलाश रहे हैं। औद्योगिक पार्क की रेटिंग की प्रणाली DPI IT ने अभी हाल ही में लॉन्च की है। कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। इसके 4 मुख्य बिंदु होते हैं। इसका कारण ये था इसको लॉन्च करने का कि जो औद्योगिक पार्क हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे कि डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होगा। कोई भी चीज़ में अगर कंपटीशन आ जाता है तो डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। इसके मुख्य 4 स्तंभ हैं। ये 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी। ये 2.0 वर्जन था इसका। इसके मुख्य 4 स्तंभ हैं रेटिंग करने के, जिसमें आंतरिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, बाहरी अवसंरचना और सुविधाएं, सहायता सेवा एवं पर्यावरणगत तथा सुरक्षा प्रबंध, इन जैसे मुद्दों पे इसे रेट किया जाता था और इसकी रेटिंग को दे के कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि डेवलपमेंट में सबका योगदान बढ़ चढ़कर हो। इंडिया ने सैफ कप जीता है, 9वीं बार ये कप जीता है इंडिया ने। अगर आप देखेंगे तो सैफ कप 1993 में शुरू किया गया था। 1993 में इंडिया ने इसे जीता। कुल मिला के इंडिया इसे 9 बार जीत चुका है। ये इंडिया का 9वां कप था। इस बार इंडिया ने कुवैत को हराया है। ये 14वां संस्करण था। हर 2 साल में एक बार होता है। ये 21 जून से 4 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था। इंडिया में ही हुआ था ये, बेंगलोर में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे कप्तान है सुनील छेत्री, वो इस कप के दौरान दुनिया के टॉप 3 सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल गोल दागने वालों में शामिल हो गए। इस लिस्ट में पहले नाम लियोन मैसी का है, उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, जो कि बहुत ही दिग्गज प्लेयर हैं फुटबॉल के। उसके अलावा जो तीसरा नाम है वो सुनील छेत्री का है। नीरज चोपड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लिए ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हैं। इन्होंने डायमंड कप को भी जीत लिया है। ये इनका लगातार दूसरी बार जीत है डायमंड कप में। 87.6 मीटर का थ्रो किया था इन्होंने। लुसान में हुआ था ये कंपटीशन और ये लगातार दूसरी बार इन्होंने ये कप जीता है। प्रधानमंत्री ने हमारी कबड्डी टीम को बधाई दी है। हमारी कबड्डी टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। इन्होंने इस बार ईरान को हराया है एशिया कप में। ये एशिया कप इस बार रिपब्लिक ऑफ कोरिया में आयोजित किया गया था और ये इंडिया की 8th जीत है, 8वीं जीत है एशिया कप की। विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना ने साझेदारी से समुद्र में अभ्यास किया।
यहाँ पे फ्रांसीसी नौसेना के फ्रिगेट श्रेणी के जहाज़ आए थे। 26 से 29 जून तक उन्होंने यहाँ पे अभ्यास किया है। इस युद्ध अभ्यास को इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाइप मिला था। 11 से 10 से 11 मार्च 2023 तक निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट में भी इसका योगदान रहा था। और यहाँ पे भारत और फ्रांस की साझेदारी, सैन्य साझेदारी दिखाई देती है और मजबूत होती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन का शुभारंभ किया है। 2047 तक भारत को सिकल सेल मुक्त करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। इस प्रोग्राम के तहत 30 से 40 वर्ष के जो लोग हैं, करीब करीब 7 करोड़ लोगों की जांच होनी है इसमें। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जांच, और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जांच लोग शादी के पहले कराएं, ताकि आने वाली पीढ़ी में इस बीमारी का कोई लक्षण ना हो और आने वाली पीढ़ी इस बीमारी से मुक्त रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कुछ कार्ड भी बांटे। करीब करीब 3.5 करोड़ कार्ड आयुष्मान भारत योजना के बांटे गए हैं। संचार मंत्रालय ने अगली पीढ़ी को वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में 6G अलायंस का शुभारंभ किया है। 75 से अधिक इनोवेटर्स शामिल हुए थे इसमें। 66 स्टार्टअप्स थे जिनको करीब करीब 48 करोड़ का अनुदान दिया गया है। पिछले 9 वर्षों में विभिन्न नागरिकों और उद्योगों केंद्रित सुधारों से दूरसंचार उद्योग का एक उभरते हुए उद्योग के रूप में स्थापन हुआ है। लगभग एक टावर प्रति मिनट की दर से 2.5 लाख से अधिक 5G टावर स्थापित किए गए हैं भारत में। अगर ऐसे देखेंगे तो भारत तीसरी सबसे बड़ी 5G कंट्री के रूप में उभरा है। 4G फुटप्रिंट अब 99% है और शेष 38,000 करोड़ रुपए 100% इनोवेटिव सुनिश्चित करने के लिए लगाए गए हैं। एनटीपीसी समूह, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा समूह है, एक सरकारी कंपनी है। इसका उत्पादन क्षमता 73 गीगावाट से भी अधिक हो गई है। बिहार में अभी एक नए 600x3 यूनिट का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, उसका उद्घाटन हुआ है। एनटीपीसी के करीब 50 खुद के प्लांट हैं और 39 सब्सिडरी प्लांट्स हैं। जो खुद के प्लांट्स हैं उसमें अधिकांश कोयले के हैं, यानी कि 26 प्लांट कोयले के हैं, 7 गैस के, एक हाइड्रो स्टेशन है और 19 नवीनीकृत ऊर्जा के प्लांट्स हैं। वहीं जो सब्सिडरी कंपनीज हैं, अगर उनकी तुलना करें तो 39 कुल प्लांट हैं, जिसमें से 9 कोयले के हैं, 4 गैस आधारित हैं, 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं और 18 नवीनीकृत ऊर्जा पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था विगत 7 तारीख को। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया था और कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया था। यहाँ पे करीब 5 नेशनल हाईवेज के बारे में बात हुई थी, जिसमें से 3 का कंस्ट्रक्शन के लिए शिलान्यास किया गया था और 2 का लोकार्पण किया गया था। जो शिलान्यास किया गया था वो झग्गी से सरगी तक की रोड का था, मारंगपुरी का था, बसना वही का था। इन 3 जगहों के लिए जो रोड है वो 6 लेन रोड बनाई जानी है, रायपुर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि ये एनिमल फैक्ट्री या जंगल से होते हुए जा रही थी। ये बहुत समय से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रुकी हुई थी, इसका विरोध भी हो रहा था, मगर अब इस रोड का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है जिसमें 2.8 किलोमीटर लंबी 6 सुरंग होंगी, 27 एनिमल पासेस होंगे, जहाँ से एनिमल्स जो हैं वो रोड को क्रॉस कर सकें, रोड के ऊपर से या रोड के नीचे से। ऐसी जगहें बनाई गई हैं जहाँ से एनिमल बिना गाड़ियों की चपेट में आए, बिना किसी नुकसान के रोड को क्रॉस कर सकते हैं। इस जगह में, यानी कि उद्यंती पार्क से होते हुए ये रोड जानी थी,
उद्यानिकी पार्क में जैसा आप जानते हैं बंदर भी बहुत हैं, तो 17 मंकी कैनोपीज भी बनाई गई हैं। यहाँ इस रोड को बनाने का फ़ायदा ये है कि छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम की दूरी जो है वो 130 किलोमीटर से भी अधिक कम हो जाएगी। और क्योंकि रोड एक नेशनल हाईवे है और सुपर एक्सप्रेस की तरह बनाई जा रही है, 6 लेन की रोड है, बहुत चौड़ी, बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड बनाई जा रही है, तो जो ट्रैवल टाइम है रायपुर मतलब छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम का, वो करीब करीब 7 घंटे से कम हो जाएगा। यानी अगर पहले आपको 10 घंटे लगते थे जाने में, तो वो 7 घंटे कम हो जाएंगे और अब आपको केवल 3 ही घंटे लगेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा, हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, यानी पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी विशाखापट्टनम पोर्ट पहुँच सकते हैं, जहाँ से हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उन्हें आगे भेज सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये 130 किलोमीटर और 7 घंटा कम हो जा रहा है ट्रैवल टाइम, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी सस्ता होगा, यानी हमारी जो उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। 4 लेन की 2 सड़कों को भी इसमें बनाया गया है। एक रायपुर से है, एक बिलासपुर से है। जो ये 4 लेन की सड़क है, ये पत्थरपाली होते हुए बिलासपुर वाली जो है बेटर कनेक्टिविटी टू रायपुर देगी, जिससे अंबिकापुर, वाराणसी, इन सब जगहों के लिए मूवमेंट, जो कोल माइंस है हमारी, वो आसान हो जाएगा। रायपुर से कोदेबोर तक का जो सफ़र है वो भी 4 लेन से होगा। ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा की तरफ जो हमारा माल जाता है, यानी कि हमारे जो स्टील प्लांट के प्रोडक्ट जाते हैं, उसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरसिया रोड रेल लाइन का दोहरीकरण कर लिया गया है और इसका लोकार्पण कर दिया गया है। ट्रेन में एक और है केवटी से अंतागढ़ की, ये 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, मगर जिस क्षेत्र में ये रेल लाइन है वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ये रेल लाइन। ये नई रेल लाइन है, इसे भी समर्पित किया गया है। और अंतागढ़ से रायपुर के लिए जो रेल लाइन है उसे भी हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा एक और ट्रेन है जो कि रायपुर से नया रायपुर के लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार था जिस ट्रेन का, उसे भी यहाँ लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ट्रेन और रोड्स के अलावा 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं वो आयुष्मान भारत की हैं, जिसमें करीब करीब 75 लाख अभ्यर्थी कार्डों का वितरण किया गया है। कोरबा में एक ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक बॉटलिंग प्लांट है, जिसको समर्पित किया गया है जनता को। आज इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगले हफ्ते अगले सैटरडे को नए करंट अफेयर्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें।